नमस्कार दोस्तों, ISPCS पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं उन 5 मिस्टेक्स की बात करूंगा जो एक स्टूडेंट्स को नहीं करनी चाहिए अपने प्रिपरेशन फेज़ में। ये 5 गलतियां मैंने भी की हैं, जिसकी वजह से मेरा कहीं न कहीं जाके फाइनल रिज़ल्ट मेरा रुक ही गया है। अब वो गलतियां कभी-कभी ऐसी होती हैं कि आपको पहले स्टेज में उसका रिज़ल्ट मिल जाएगा, कभी वो गलतियाँ आपके सेकंड स्टेज में असर दिखाएँगी, और अगर से आप सेकंड स्टेज से भी निकल जाएँगे तो फाइनल स्टेज में जाके वो गलती अपना असर दिखाएगी और फाइनल रिज़ल्ट में आपका नाम नहीं आएगा। तो ये वो 5 गलतियाँ हैं जो एक स्टूडेंट्स को अपने प्रिपरेशन के टाइम पे नहीं करनी चाहिए। जनरली लोग ये करते ही हैं, कितना भी आप उनको कह दीजिए, लेकिन ये 5 गलतियाँ मोस्टली बच्चे करते हैं, इसीलिए मोस्टली बच्चों का नहीं होता सिलेक्शन। इसमें मैंने कोई सीक्वेंस वाइज सेट नहीं किया है, बट जो गलती नंबर चौथी है आप उसको ज़रूर ध्यान से देखिए, क्योंकि वो गलती आप में से कई लोग अभी भी कर रहे होंगे और मेरे बताने के बाद भी हो सकता है बहुत लोग वो गलती करें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं इस वीडियो में जो भी बताऊंगा प्लीज़ उसको ध्यान रखिए, वो गलती सुधारिए। क्योंकि एक चीज़ बताऊं मैं आपको, इतना वक्त आपके पास नहीं है इस प्रिपरेशन में कि आप खुद गलती करिए उसके बाद सीखिए। अगर से कोई और गलती किया है उस गलती से आप सीख लीजिए, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही सबसे बड़ी बुद्धिमानी होगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, अपने आप को एनालाइज करिए कि आप ये गलती नहीं कर रहे हैं, नहीं तो आपका एक अटेम्प्ट से 2 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट से 3 अटेम्प्ट, 3 से 4, 4 से 6 कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अपनी गलतियों से सीखिए। अगर आप अपनी गलतियों को दोहराएंगे तो आपका रिजल्ट भी सेम आएगा। सेम गलतियां, सेम मिस्टेक, सेम रिजल्ट। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि यू कैन नेवर मेक द सेम मिस्टेक ट्वाइस, बिकॉज द सेकंड टाइम इट्स नॉट अ मिस्टेक, इट्स अ चॉइस। तो आप अपनी गलती से सीखिए, आप दूसरे की गलती से सीखिए और कोशिश करिए कि अगली बार वो मिस्टेक आप रिपीट ना करें। तो मैं जिन 5 मिस्टेक की बात कर रहा हूं जो मैंने की है, जो काफ़ी बच्चे करते हैं, उनमें सबसे पहला है कीप कलेक्टिंग एन नंबर ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, जो नए बच्चे आते हैं, जो फ्रेशर्स होते हैं, इवन जो वेटरन होते हैं, जो 2-3 बार एग्जाम दे चुके होते हैं, उनको अपने रिसोर्सेज पे भरोसा नहीं होता है। देखिए, अगर से आपको कोई रिसोर्स पढ़े हैं और आपका उससे सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आप अपने रिसोर्स को थोड़ा ट्विक करिए। लेकिन आप ये सोचिए कि आपने कुछ पढ़ा है, कहीं XYZ से कुछ सुन लिया कि भाई इसको पढ़ो, किसी और से सुन लिया आपने इसको पढ़ो, 10 टॉपर है तो 10 अलग अलग बुक्स बताएंगे, तो आप 10 अलग अलग बुक्स नहीं पढ़ सकते हैं। आपको जो कॉमन रिसोर्स है आप उसको पढ़िए, आप उसको 10 बार पढ़िए। किसी की बात सुन के अपने रिसोर्स बदलेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने रिसोर्स पे भरोसा नहीं है और ना था। तो अगर से आप अपने हथियार पे भरोसा नहीं करेंगे तो आप बैटल फील्ड में लड़ाई कैसे करेंगे। मैं यहाँ पे ब्रूस ली का एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कोट करना चाहता हूँ कि I fear not the man who has practiced 10,000 kicks one, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times। तो आप एक बुक को 10,000 बार पढ़िए, ना कि 10,000 बुक को एक बार पढ़िए। कोई आपसे कह दिया कि बिहार समग्र पढ़िए, आप उसको पढ़ने लगे। कोई आपसे कह दिया क्राउन पढ़िए, आप उसको पढ़ने लगे। कोई आपसे कह दिया अरिहंत की नोरो स्टेट पढ़िए, आप उसको पढ़ने लगे। नहीं, देखिए, सारे बुक में, सारे चीज़ों में मोटी मोटा कंटेंट एक ही होता है। अगर वो बुक मार्केट में है, वो बुक चल रही है, तो कंटेंट एक ही होता है। आपको ये देखना है कि आपके लिए कौन सा कंटेंट इंपॉर्टेंट है, आपको ये देखना है कि आपके लिए कौन सा कंटेंट ईजी है, आपके लिए कौन सा चीज़ फिजिबल है। उस चीज़ को उठाइए और उस चीज़ को बार बार पढ़िए। एट द एंड ऑफ द डे आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है, आपको SDM बनना है, आपको बुक कलेक्टर नहीं बनना है। तो कोशिश करिए कि अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखिए। मिनिमम रिसोर्सेज, मैक्सिमम रिविजन इज द की टू सक्सेस इस एग्जाम में, एटलीस्ट इस एग्जाम में। तो पहली गलती आपको ये नहीं करनी है कि अपने रिसोर्सेज को जो है मैक्सिमाइज नहीं करना है। अपने रिसोर्सेज को, अपने नोट्स को आप फिक्स कर लीजिए और उसको बार बार रिवाइज करिए। अगर उससे आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तब आप इधर उधर थोड़ा ट्विक कर सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि आप 2-2 पेज पढ़ेंगे, 4-4 पेज पढ़ेंगे तो आपको ना वो याद रहेगा, ना आप जाके एग्जाम में डिलीवर कर पाएंगे। आप अपना एक बेस रखिए और बाकी हर जगह से थोड़ा 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 आप वैल्यू एडिशन करते रहिए। सबसे बेस्ट चीज वही है। तो पहला चीज आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी गलती जो सब बच्चे करते हैं वो है नॉट सॉल्विंग इनफ टेस्ट सीरीज फॉर मेंस। देखिए, याद करना एक बात होती है और लिखना अलग बात होती है। आंसर राइटिंग एक आर्ट है, आप उसको ओवरनाइट नहीं सीख सकते हैं। आपको आंसर राइटिंग करने के लिए चाहे मैं जो भी वैल्यूडेशन बताता हूँ, चाहे ग्राफ बताता हूँ, चाहे डेटा बताता हूँ, चाहे फैक्ट बताता हूँ, चाहे फिगर बताता हूँ, ये सब आपको सब कुछ याद भी रहेगा, बट आप उसको एग्जाम में डिलीवर नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास प्रैक्टिस नहीं रहेगा। तो आपको ये कोशिश करना है कि आप एग्जाम से पहले इनफ MCQs, इनफ मॉक्स, इनफ टेस्ट सीरीज लगा के जाइए। क्योंकि आप एक बात याद रखिए, द मोर यू स्वेट इन ट्रेनिंग द लेस यू ब्लीड इन बैटल। तो आप जितना प्रैक्टिस पे अपना ध्यान लगाएंगे, जितना प्रैक्टिस पे मेहनत करेंगे, उतना ही इजी आपके लिए एग्जाम के सिचुएशन में क्वेश्चन को टैकल करना हो जाएगा। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं ऐसे हुआ, मैं क्वेश्चंस हुआ, मैं MCQ हुआ, डायरेक्ट एग्जाम में जाके ही लगाऊंगा, तो ये बहुत गलत होगा। ये आपके लिए गलत होगा क्योंकि एग्जाम में चीजें बहुत ही डिफरेंट हो जाती हैं। आपको पता नहीं होता कि आप कितने क्वेश्चन पर रिस्क ले सकते हैं। आपको पता नहीं होता है कि अगर 300 वर्ड लिखना तो मैं उसमें कितना टाइम लूंगा, मैं कितना स्पेस लूंगा। बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो आपको पहले ही टेस्ट करनी होती हैं। इसलिए कोशिश करिए, कोशिश क्या, आप मेक श्योर करिए कि आप इनफ टेस्ट सीरीज लगा के जाइए। देखिए,
देखिए बोलना बहुत आसान होता है कि हाँ मैं लगाऊंगा, लेकिन बच्चे नहीं लगाते हैं, बच्चे लास्ट तक नहीं लगाते हैं। प्रीलिम्स का तो मान लीजिए लगा भी लेते हैं, लेकिन मेंस का तो लगाते भी नहीं है। मैं तो ये बोलूंगा कि अगर प्रीलिम्स का कम थोड़ा लगा रहे हैं तो चलेगा, बट मेंस का तो आपको लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रीलिम्स में जनरली क्या होता है, प्रीलिम्स में आपको रिकॉग्नाइज करना होता है, आपके पास ऑप्शंस रहते हैं, आपको पता होता है कि आंसर सही क्या गलत क्या, आपको टिक करना रहता है। पर मेंस में जो होता है वो रिप्रोड्यूस करना रहता है, आपको याद किया हुआ पेपर में उकेरना रहता है। एग्जामिनर को आपके बारे में कुछ नहीं पता रहेगा, एग्जामिनर को ये नहीं पता रहेगा कि आप कितने घंटे प्रैक्टिस करके आओ, कितना मेहनत करके आओ, आप 4 घंटे पढ़ के आओ, 4 अटेम्प्ट दे के आए हो, कुछ नहीं पता रहेगा। उसके पास आपका सिर्फ एक शीट ऑफ पेपर रहेगा, उसी बेसिस पे आपको जज करेगा। तो कोशिश करिए कि जो उसके सामने आप प्रेजेंट कर रहे हैं वो आपका बेस्ट हो, उस दिन का बेस्ट हो। इसलिए ये पॉइंट आप याद रखिए कि आपको इनफ एमसीक्यूज, इनफ टेस्ट सीरीज लगाने ही लगाने हैं, अगर से आपको एग्जाम में जाके क्वालिफाई करना है, अपना नाम फाइनल लिस्ट में लाना है तो। और अगर से नहीं लाना है तो फिर कोई बात नहीं है सब बातों का। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर जो बच्चे ये तैयारी कर रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि उनका नाम जो है वो फाइनल लिस्ट में आए, वो ऑफिसर बने, तो आपको ये सब चीजें करनी पड़ेगी, इन सब गलतियों से आपको सीखना पड़ेगा और कोशिश करना पड़ेगा कि आप अपने बिहेवियर में, अपने प्रिपरेशन के टाइम में ये चीज इनकलकेट करें। तीसरी गलती जो सब बच्चे करते हैं, नॉट रेफरिंग टू PYQs एंड सिलेबस। देखिए मैं अभी भी टेलीग्राम देखता हूँ, वहां पे बच्चे लिखते हैं कि क्या मुझे कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेंड कर देगा, क्या कोई सिलेबस सेंड कर देगा। यार आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और आप एक सिंपल गूगल सर्च करके ये नहीं देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का PYQs क्या है। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये सोचिए कि आप प्रिपरेशन कैसे करेंगे इस चीज के लिए। PYQs और सिलेबस जो है वो हार्ट एंड सोल ऑफ द एग्जाम होता है। PYQs और सिलेबस ही आपको बताएगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। PYQs और सिलेबस ही आपको बताएगा कि एग्जाम में मार्किंग कैसी होती है, एग्जाम में आपको कितना डीप जाना है। यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस एग्जाम्स जो है वो ओशियंस हैं, बहुत बड़ा समंदर है। इस समंदर में एक जो आप कह सकते हैं रे ऑफ होप है, इस डार्कनेस में जो एक रे ऑफ होप है वो है आपका PYQs एंड सिलेबस। उसको देख के ही आपको आगे बढ़ना है, वो आपके साथ हमेशा होना चाहिए, 24/7 होना चाहिए। कोई टॉपिक है तो सबसे पहले आप देखिए PYQs में क्या पूछा गया है, उसके बाद आप कंटेंट पढ़िए, उसके बाद अपने रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करिए कि कहाँ से मुझे पढ़ना है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस को इग्नोर करेंगे तो आई एम सॉरी, ये एग्जाम आपको इग्नोर कर देगा। क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं ना कि कई क्वेश्चन जो होते हैं वो सीधे रिपीट होते हैं। आप एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से सोचिए ना कि अगर से आपको बोला जाए कि भाई तुमको एक पेपर बनाना है, ठीक है, तुमको XYZ एग्जाम का पेपर बनाना है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप सबसे पहले ये करेंगे कि भाई 5-6 साल 10 साल का पेपर उठाएंगे पहले कि इस एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा गया, इस एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी हिसाब से आप क्वेश्चन बनाएंगे ना। आउट ऑफ द ब्लू तो आप बना नहीं देंगे। तो इससे जानिए कि PYQs और सिलेबस कितना इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या होते हैं, पूरा सब्जेक्ट तैयार कर लेते हैं पर उनको यही नहीं पता होता है कि सिलेबस में टॉपिक क्या दिया हुआ है। सिलेबस में टॉपिक जो है एग्जाम में डायरेक्ट उसी से पूछता है। फॉर एग्जाम्पल BPSC की बात करें तो स्पेसिफिकली उसमें पाला आर्ट, मॉडर्न आर्ट दिया हुआ है और इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं। थॉट जो है जवाहरलाल नेहरू को होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर को डायरेक्ट दिया हुआ है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दिया हुआ है, फूड प्रोसेसिंग दिया हुआ है, तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उसको हमेशा अपने टेबल पर रखना है, हमेशा रेफर करते रहना है। इससे ये होगा कि अपने रास्ते से नहीं भटकेंगे। ये तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है और ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। एटलीस्ट आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो मेरे भाई बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे पॉइंट्स को ध्यान रखें, क्योंकि मैं जो बात बताता हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, मैं प्रैक्टिकली उस चीज को फील किया हूँ, प्रैक्टिकली उस चीज से गुजरा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप इस गलतियों से सीखिए और ये आप गलती रिपीट ना करें, ताकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट जो हो लास्ट अटेम्प्ट। और जिस चौथे पॉइंट की मैं बात कर रहा था वो है करंट अफेयर। करंट अफेयर फ्रॉम बून टू बेन। करंट अफेयर एग्जाम में आता इसलिए है कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें करंट हैपनिंग को जानना बहुत जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके आसपास हो क्या रहा है। लेकिन इन सब के बाद ये जानिए कि आप एट द एंड ऑफ द डे आप एक एग्जाम दे रहे हैं। आपको चाय के गल्ले पे बैठ के या फिर पड़ोसियों से या फिर अपने रिलेटिव से किसी चीज के लिए डिस्कस नहीं करना है। आपको ये पता होना चाहिए आसपास हो क्या रहा है, बट आपको एग्जाम के नेचर को समझते हुए करंट अफेयर को उस हिसाब से पढ़ना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि गलती आप ना करें। लोग क्या होता है कि करंट अफेयर के पीछे इतना पागल हो जाते हैं, इतना पागल हो जाते हैं कि बस करंट अफेयर करंट अफेयर करंट अफेयर करंट अफेयर करते रहते हैं। अरे भाई, करंट अफेयर का वेटेज आपके पेपर में 20 से 25% है, उसके बाद 70% जो है वो स्टैटिक का वेटेज है। लोग जो है स्टैटिक को एकदम इग्नोर कर देते हैं। लोग को बेसिक चीजें नहीं पता होती लक्ष्मीकांत में, बट वो पूरा हिंदू को, वो इंडियन एक्सप्रेस, द लाइव मीन पूरा रगड़े रहेंगे। विजन की मैगजीन पढ़ ली, डिस्ट्रिक्ट मैगजीन पढ़ ली, धीरे IAS की मैगजीन पढ़ ली। अरे कोई फायदा नहीं होता है। करंट आपका विजन कहीं अलग से नहीं बना रहा है, ना इंसाइट कहीं अलग से बना रहा है। सब करंट एक ही
होता है। आप बहुत ज़्यादा 2 रिसोर्स करंट का यूज़ करिए, क्योंकि एक रिसोर्स में कुछ नहीं मिलता है तो दूसरे रिसोर्स में आप उसे कवर कर सकते हैं। एक टर्म होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हमेशा आपको ये लगता रहेगा ना कि कुछ छूट तो नहीं गया मेरा, कुछ छूट तो नहीं गया मेरा, कुछ छूट तो नहीं गया मेरा। ये चीज़ आपको खा जाएगी, ये चीज़ एग्जाम में आपको खा जाएगी, क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाती हैं कि मेरा ये चीज़ नहीं हुआ, वो चीज़ नहीं हुआ। इसीलिए आपको ये करना है कि करंट अफेयर को प्रोपोर्शनेटली पढ़िए जितना उसका एग्जाम में ज़रूरत है। देखिए, करंट अफेयर को आप ओवर द टॉप इंपॉर्टेंस देंगे तो उसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो उतना अच्छा नहीं रहेगा। जो कोई नहीं कर सकता है कि आप एग्जाम में पूरा करंट सही करके आइए, और ये आपसे कोई कह भी नहीं रहा है। एग्जाम में कट ऑफ जो है 200 में से 200 नहीं जाती है। अगर से हम बीपीएससी की बात करें तो 150 में से 115 कट ऑफ जाएगी। आपके पास 35 क्वेश्चन गलत करने का वहां पे आपके पास स्पेस है। यूपीएससी में 200 में से 100 110 कट ऑफ जाती है। आपके पास 90 नंबर का गलत करने का वहां पे स्कोप है। तो ये देखिए कि आपको कितने में से कितना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए आज से आपको ये ध्यान रखना है कि करंट अफेयर को एक लेवल तक ही पढ़ना है। करंट अफेयर को भगवान नहीं बना लेना है, करंट अफेयर के पीछे नहीं भागना है। 2 रिसोर्स रखिए, 2 रिसोर्स मोर देन इनफ है करंट अफेयर के लिए। उससे ज्यादा करंट के पीछे आपको नहीं भागना है। इस बात को अपने दिमाग में आप गांठ बांध लीजिए कि करंट से ज्यादा स्टैटिक इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक आप ध्यान से पढ़ेंगे तो स्टैटिक आपका बेस बनाएगा, उसके ऊपर आप करंट को ऐड करिए। आप अपना स्टैटिक स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे तो आप करंट को भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपका स्टैटिक स्ट्रॉन्ग होता है, उस चीज से आप कई बार करंट भी क्वेश्चन को आप एलिमिनेट करके आंसर ला सकते हैं। इसीलिए कोशिश करिए कि सबसे पहले अपना स्टैटिक स्ट्रॉन्ग बनाइए, उसके बाद आप करंट पढ़िए। और जो 5th पॉइंट है, मुझे लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि नॉट हैविंग इनफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखिए, स्टूडेंट्स के अंदर ना सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि सिर्फ वो तैयारी कर ही रहे हैं, उनको खुद नहीं पता होता है कि वो एग्जाम क्लियर करेंगे कि नहीं करेंगे, बट वो तैयारी करते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो देखा जाएगा। देखिए, एक बात बताऊं मैं, बड़े काम करने के लिए आपके अंदर आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सारा खेल जो है वो आत्मविश्वास का ही है। आपको खुद की नजर में टॉपर बनना पड़ेगा, इसीलिए आपको खुद की नजर में ये मानना पड़ेगा कि मैं ये कर सकता हूं। आप अपने दीवार पे लगा लीजिए, आई विल डू इट, आई विल डू इट, मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं ये करके दिखाऊंगा। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर से आप क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करिए ना, तो आप कोशिश करिए कि उस पार्ट से स्टार्ट करिए जहां पे आपको ज्यादा क्वेश्चन आते होंगे। अगर से आप क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, आपको ऊपर के 4 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो आप बीच में से पेपर शुरू कर दीजिए करना। क्योंकि क्या होता है, आपका अगर से 4 क्वेश्चन ऊपर का नहीं आया, गलत हो गया, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना लूज हो जाएगा पेपर में ना कि बाकी के 4 आए हुए क्वेश्चन भी आप गलत कर देंगे। इसीलिए कोशिश किया कीजिए कि जहां से आपको आता है पेपर, आप वहां से सॉल्व करिए। अगर आप देखेंगे कि भाई मुझे 10 12 15 20 क्वेश्चन मेरे सही हो गए, मुझे आते होंगे, तो इवन जो आप नहीं पढ़े हैं, कभी कहीं पढ़े होंगे, आपके कभी सबकॉन्शियस माइंड में होगा, वो भी आपको याद आ जाएगा। बट एग्जाम में अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा तो आप जो है आते हुए क्वेश्चन को भी गलत कर देंगे। ये चीज सिर्फ एग्जाम में लागू नहीं होती है, ये आपकी लाइफ में हर पहलू पे लागू होती है। आप जब तैयारी कर रहे हैं तो आप ये ठान के चलिए कि भाई ये मेरा अटेम्प्ट जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट और लास्ट अटेम्प्ट है, इस अटेम्प्ट में मैं निकाल दूंगा। इसीलिए आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपको अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना है। अगर आपका एग्जाम नहीं भी हुआ ना, तो ये कॉन्फिडेंस आपका आगे बहुत काम करेगा। आप कोई छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप इंडिया के सबसे बड़े एग्जाम की, इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप अपने आप को लकी मानिए कि आप उन कुछ चुनिंदा बच्चों में से हैं इस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। आप अपने दिमाग से एक बात सोचिए, इस एग्जाम का फॉर्म जो है वो 100 200 300 रुपए का आता है। उसके बावजूद भी करोड़ों की आबादी में सिर्फ और सिर्फ 10 लाख बच्चे इसका फॉर्म भरते हैं, और उनमें से भी सिर्फ 3 से 4 लाख बच्चे इस एग्जाम को देने का हिम्मत जुटाते हैं। तो आप ये इस एग्जाम को दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। इसी में ही आप 20 से 30% लोगों से अलग हो चुके हैं, जीत चुके हैं, कि आपने सब कुछ जानते हुए भी कि इस एग्जाम का जो सक्सेस रेशियो है 0.01% है, उसके बावजूद भी आप इस एग्जाम में कूदे हुए हैं। यहाँ पे दिखाता है कि आपके अंदर कितना ठहराव है, कितना कॉन्फिडेंट है। इस कॉन्फिडेंस को आप हमेशा बनाए रखिए। इस कॉन्फिडेंस को आप तब तक बनाए रखिए जब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं कर लेते। उसके बाद तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप ही आ जाएगा, किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब तक आप लड़ते हैं ना, तब तक आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मैं लड़ रहा हूं जीतने के लिए। देखिए, इसलिए कोशिश करिए कि हर वक्त आप मोटिवेटेड रहिए। अगर आप डिमोटिवेटेड हो रहे हो तो आप उन बच्चों का एग्जाम्पल देखिए, उन टॉपर्स का एग्जाम्पल देखिए जो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आके भी आज इस एग्जाम को क्रैक कर लिए हैं, आज लाइफ में कहां से कहां पहुंच गए हैं। तो आप कोशिश करिए कि आप इस एग्जाम को पूरे डेडिकेशन और मोटिवेशन से दें, और आपको सक्सेस जरूर से जरूर मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि इस एग्जाम में अगर आप अपना स्वेट एंड ब्लड दे रहे हैं तो आपको उसका फायदा जरूर मिलेगा, आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। देखिए, जाते जाते मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं, आपको चूज करना है कि आप पेन ऑफ डिसिप्लिन चाहते हैं या फिर पेन ऑफ रिग्रेट चाहते हैं। इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए, इसका जवाब अपने आप को खुद दीजिए कि आप क्या चाहते हैं लाइफ में। तो दोस्तों, मैंने कोशिश की कि मैं इस वीडियो में मैं ये बता सकूं कि लोग क्या गलती करते हैं, स्टूडेंट क्या गलती करते हैं। इन गलतियों में से कई गलतियां आप अभी भी कर रहे होंगे, तो मेरे इस वीडियो के बाद आप कोशिश करिए कि उन गलतियों को रेक्टिफाई करिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप उन गलतियों को रेक्टिफाई करेंगे, आप उतनी जल्दी अपने गोल तक पहुंचेंगे। दोस्तों, आप मेहनत करते रहिए। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ मैं मेन से रिलेटेड काफ़ी नोट्स अपलोड करता रहता हूँ, और इसी तरह आप सपोर्ट बनाए रखिए। आप इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको इससे थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला हो, थोड़ा सा भी हेल्प मिली हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।